Hello friends, today we will see the data management in design, engineering and development department because this is the very important thing to save data in a systematic manner or arrangement. Save, track and access that data because that will avoid confusions, miscommunications or wrong information sharing. So we will see whenever you work on day-to-day basis mentions every files means data means whatever your CAD file it means 2D, 3D, Excel file, PPT files or folder or any PDF. You have to give their project name, part number or date wise. Save with dates. So you have to track very properly. ऐसा नहीं है कि आपको उसको न्यू और पार्ट का नाम, न्यू और टूल का नाम, मॉडिफाइड और पार्ट का नाम, अपडेटेड पार्ट का नाम। वो जो अपडेटेड रहेगा वो फिर से अपडेट हो सकता है, जो भी मॉडिफाइड है वो फिर से मॉडिफाई हो सकता है और जो न्यू है वो 5-10 साल के बाद न्यू नहीं रहता है। तो आज अगर आपने न्यू उसको मेंशन कर दिया तो 5-10 साल वो न्यू नहीं रहेगा, उसमें चेंजेस होके फिर से नेक्स्ट कुछ तो आएगा, उसमें नेक्स्ट मॉडिफाई होगा। तो ऐसा नहीं है कि उसको न्यू नाम दे दिया। हाँ, अगर आपको स्पेसिफिक देना है तो जो चेंजेस किए हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आपको डेट देना है या जो भी आप रिवीजन नंबर देते हैं। तो यही हम आज इस वीडियो में देखने वाले कि आप डिजाइन डेवलपमेंट एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में डाटा कैसे मेंटेन करते हैं, डाटा ट्रैक कर सकते हैं। क्योंकि आप एक सिंगल प्रोजेक्ट पे काम नहीं करते, कभी भी नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगी और वो भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काम करते हैं। तो वो डाटा सबको एक्सेसिबल होना चाहिए और वो सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज होना चाहिए, सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज होना चाहिए। तो ये देखना है हमें, ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। वर्किंग तो है ही, क्या करना है या डिजाइन करना है या टेक्निकल चीज़ें, लेकिन ये जो चीज़ें है सॉफ्ट स्किल ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको ये काम करना है इंटरनल टीम में। जैसे कि आपका टूलिंग का टीम है जो मोल्ड, प्रेस टूल या जिग फिक्सर, रिलेशन गेज, चेकिंग फिक्सर्स ये देखेंगे, ये एक टीम रहेगा। दूसरा रहेगा डेवलपमेंट का टीम जो पूरा इम्प्लीमेंट करेगा डिजाइन का, फ्रॉम कैड टू एक्चुअल पार्ट सबमिशन टू कस्टमर फिर सबमिशन और अप्रूवल तक। दूसरा है आपका कैड पे जो जो लोग काम करते हैं, क्या डिजाइन पे। तो कैड डिजाइन में जो काम करने वाले हैं उनका 2D, 3D या जो भी है, जो कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करने वाले हैं जैसे कि बिजनेस डेवलपमेंट है, उनके साथ भी आपका इंटरेक्शन आएगा। तो जो डाटा आपके साथ और दूसरे डिपार्टमेंट को भी एक्सेस होना चाहिए उसका, वो डाटा आपको कैसे अरेंज करना है, ताकि जब आप नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जो रहेंगे उसकी जो लीड टाइम या डाटा टाइम लगेगा उसको, कि आप 6 महीने के लिए, 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए प्रोजेक्ट कौन सा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उसको डे वाइज या आपको रिवीजन वाइज सभी डाटा मेंटेन करना होता है। तो फर्स्ट देखिए, ये RFQ रजिस्टर रहता है जिसमें आपको कस्टमर से जो भी इंक्वायरीज आती है वो सभी ट्रैक की जाती है। तो उसका एक एक्सेल फाइल रहेगा, उसमें क्या किया जाएगा कि लिस्ट ऑफ RFQs रहेगी। RFQ में क्या क्या रहेगा कि आपको अगर मान लीजिए आप डिफरेंट डोमेन्स में काम करते हैं, जैसे कि प्लास्टिक इंटीरियर ट्रिम्स में या प्लास्टिक एक्सटीरियर ट्रिम्स में, BIW में काम करते हैं, या नॉन ऑटोमोटिव पार्ट्स में करते हैं जैसे कि है डिफेंस के पार्ट है या मेडिकल के पार्ट्स है या डोमेस्टिक पार्ट है, जो भी है आपको उस अकॉर्डिंग जो आपके कस्टमर्स है उनकी लिस्ट बनाना है। तो उसमें आपको लिस्ट RFQ की एक एक्सेल शीट रहेगी, उसमें कस्टमर रहेगा, कस्टमर के नाम और वो कस्टमर का कौन सा प्रोजेक्ट है उसका प्रोजेक्ट नंबर। वो प्रोजेक्ट नंबर में आप किस
पार्ट कौन से सेक्शंस का है, कौन से फैमिली से है। मान लीजिए आपका डोर का पार्ट है या आईपी का है, अगर इंटीरियर ट्रिम्स लिया तो, और उसमें एग्जैक्ट कौन सी पार्ट के लिए आपको इंक्वायरी आई है, तो उसका अगर पार्ट नंबर और पार्ट नेम है तो वो, और उसके जो भी डिटेल्स है वो आरएफक्यू में होंगे, जो भी उसका कॉन्टैक्ट पर्सन रहेगा, सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहेगा कस्टमर के साथ, तो वो आएगा। दूसरा है आपका, तो उसको आपको कैसे मेंटेन करना है, तो ये आरएफक्यू रजिस्टर्स कौन मेंटेन करेगा, एक तो बिजनेस डेवलपमेंट टीम में करेगा, और एक आपके डिजाइन और डेवलपमेंट इंजीनियरिंग टीम्स में भी इसको मेंटेन करना पड़ेगा। जो आरएफक्यू फीड होंगी फ्रॉम डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, वो आरएफक्यू आप उसको रिप्लाई देंगे, फिजिबिलिटी देंगे, जो भी उनको रिक्वायर्ड है कस्टमर के लिए प्रेजेंट करने के लिए। तो उसमें आपको पीपीटी बनाना होगा, पार्ट की फिजिबिलिटी देना पड़ेगा, सबमिशन, तो पीपीटी के फॉर्मेट, सबमिशन के फॉर्मेट होने चाहिए, वो भी सिस्टमेटिक मैनर में, उसका फॉन्ट, पीपीटी का सभी जो लेआउट है वो, या आपकी प्रेजेंटेशन की वे, ताकि वो प्रेजेंटेशन से ही कस्टमर को समझ आना चाहिए कि कौन सी कंपनी का प्रेजेंटेशन है, और ये इनका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में इनकी सभी फिजिबिलिटी आती है। तो उसमें आपको क्या क्या मेंटेन करना है, लिस्ट ऑफ आरएफक्यू, डोमेन वाइज फोल्डर, मतलब आप कौन सा काम कर रहे हैं, ऑटोमोटिव है, नॉन ऑटोमोटिव है, मेडिकल है, डोमेस्टिक या हाउस होल्ड आइटम्स है वो। दूसरा है आपको कस्टमर वाइज फोल्डर बनाना है, उसमें अगर ऑटोमोटिव में गए तो नंबर ऑफ ऑटोमोटिव में कौन सी कंपनियां है, मान लीजिए टाटा है, महिंद्रा है, या उसके सब वेंडर का काम कर रहे हैं आप, तो उनके नाम, तो वो सभी आपको उसमें फोल्डर वाइज बनाना है। दूसरा है कस्टमर वाइज फोल्डर हो गया, बाद में प्रोजेक्ट वाइज फोल्डर, अभी एक ही कस्टमर है लेकिन उसके नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स रहते हैं और उसमें उनके पार्ट पे आप काम करते हैं, तो एक प्रोजेक्ट के आपके लिए 10 पार्ट ऑल आउट हो सकते हैं, आपको 10 पार्ट का काम दिया जा सकता है एक प्रोजेक्ट में से, कोई एक प्रोजेक्ट का एक ही पार्ट मिलेगा आपको, तो उस तरह से भी आपको मेंटेन करना है। दूसरा है आरएफक्यू के डिटेल्स, जो भी स्पेसिफिक डिटेल्स उनको लगने वाले हैं, ये जो फोल्डर पूरा रहेगा ये बिजनेस डेवलपमेंट टीम भी मेंटेन करेगा और डिजाइन डेवलपमेंट इंजीनियरिंग टीम भी मेंटेन करेगा। दूसरा है प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स में ये है आपका इम्पोर्टेंट रोल, जो भी डिजाइन डेवलपमेंट और इंजीनियरिंग टीम के लिए है। इसमें लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स रहेंगी। इसमें मैं एक इम्पोर्टेंट बोलता हूँ आपको कि अगर आप कभी भी न्यू कंपनी में ज्वाइन करेंगे, तो जैसे ही आपका इंडक्शन होगा तो सबसे पहले आपको ये लिस्ट देखना है कि लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स क्या क्या है अभी कंपनी के, उसमें टोटल एक्टिव प्रोजेक्ट कौन से हैं और होल्ड प्रोजेक्ट कौन से हैं और स्टॉप प्रोजेक्ट कौन से, उससे आप कंसंट्रेट कर पाएंगे कम टाइम में और फोकस कर पाएंगे कि एक्टिवेट प्रोजेक्ट कौन से हैं और करंट स्टेटस उस प्रोजेक्ट का क्या क्या है। उसमें आपको, जैसे मैंने पहले आरएफक्यू के बारे में बोला था, वो आरएफक्यू अगर फाइनल हो गई और आपको गो हेड मिल गया काम के लिए, तो वो सभी किस में आएगा, एक्टिव प्रोजेक्ट में आएगा। और जो आपने इंक्वायरी भेजी है उसका फीडबैक बाकी है तो होल्ड में आएंगे, और जो आपकी आरएफक्यू को गो हेड मिला है लेकिन आपको वो करना नहीं है, या आपकी तरफ से वो फाइनल नहीं है, या आपने डिनाई की है वो इंक्वायरी, तो वो प्रोजेक्ट स्टॉप हो जाएंगे या होल्ड जाएंगे, या कस्टमर ने होल्ड किया तो वो होल्ड में चले जाएंगे। दूसरा है डोमेन वाइज जो भी फोल्डर रहेंगे वो, बाकी कस्टमर वाइज फोल्डर बनाना है आपको, और प्रोजेक्ट वाइज फोल्डर एंड प्रोजेक्ट डिटेल्स। तो इसका हम डिटेल में देखेंगे प्रोजेक्ट्स का, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसमें देखिए आपका पहला रहेगा प्रोजेक्ट का फोल्डर। प्रोजेक्ट्स के फोल्डर में जैसे मैंने पहले बोला था आपको कि आप डोमेन वाइज फोल्डर बनाओगे, ऑटोमोटिव, नॉन ऑटोमोटिव, मेडिकल, हाउस होल्ड आइटम, डिफेंस आइटम, जो भी आपके पार्ट हैं। अभी देखिए ऑटोमोटिव में, अगर ऑटोमोटिव में आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स है तो वो कस्टमर के प्रोजेक्ट्स आएंगे उनके नाम के हिसाब से, बाद में आएगा एक कस्टमर का प्रोजेक्ट के हिसाब से फोल्डर आएगा, वो उसका प्रोजेक्ट का नाम, नेम, पार्ट नंबर और पार्ट नेम और डेट आएगा जिस दिन आपको इंक्वायरी आई थी, या आपकी इंटरनल बिजनेस डेवलपमेंट ने आपको फॉरवर्ड किया हुआ डाटा रहेगा, वो मेल जिस दिन आपको मेल आया है उस दिन की डेट रहेगी। उसमें आपको ये इतने नंबर ऑफ फोल्डर मेंटेन करना है, जैसे इन है, आउट, इन प्रोसेस, ईसीएन, टूलिंग, बेंचमार्किंग, रेफरेंसेस, मटेरियल डिटेल्स,
स्टैंडर्ड स्पेसिफिक, टूलिंग, बेंचमार्किंग, रेफरेंसेस, मटेरियल डिटेल्स, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन टेस्ट एंड एपीक्यूपी डॉक्यूमेंट। अब इसमें अगर आपने देखा तो एपीक्यूपी डॉक्यूमेंट में नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आते हैं, तो एक डिटेल्स उसमें हम वीडियो बनाएंगे आगे जाके। लेकिन आपको अभी इम्पोर्टेंट क्या है कि इनमें क्या क्या आपको मेंटेन करना है। मान लीजिए ये इन फोल्डर है आपका, तो उसमें फिर से फोल्डर आएंगे जैसे कि मैंने इधर एग्जांपल दिखा है। इनमें आपको क्या क्या आ सकता है कस्टमर से, एक तो आ जाएगा 2D ड्राइंग, दूसरा BIW डाटा रहेगा। मैं स्पेसिफिक इंटीरियर ट्रिम्स के बारे में बोल रहा हूँ, जो भी आपका डोमेन रहेगा उसके हिसाब से आपको इनपुट आएगा। तो 2D ड्राइंग, BIW डाटा, सेक्शंस और बेंचमार्किंग आएगी, स्टाइल विथ इन्वायरमेंट डाटा आएगा। तो जो भी आएगा वो आपका क्या रहेगा, एक तो स्टेप फाइल रहेगा, IGS फाइल रहेगा, या PDF रहेगा, या PPT रह सकता है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट का डिटेल आपको एक्सप्लेन करने के लिए। जो भी इनपुट कस्टमर से आएगा वो हर टाइम आपको ये इन फोल्डर में वो डेट वाइज सेव करना है, ताकि आप ट्रैक कर सकते कि इस मंथ में इस डेट को कौन सा इनपुट आया था और बाद में कौन सा इनपुट आया था, क्योंकि इनपुट में भी चेंज हो सकते हैं, वो चेंज आपके पास होनी चाहिए। तो वो आप राइट वे में विद इन अ लेस टाइम आप ट्रैक कर सकते हैं। दूसरा है आउट। तो आउट फोल्डर में क्या क्या रह सकता है, जब भी आप काम करते हैं तो ये इन प्रोसेस में करेंगे। इन आ गया, आपको पता चला कि आपका रोल क्या है, आपको क्या क्या टास्क है, क्या काम करना है, वो आपको डे वाइज इन प्रोसेस या WIP जो फोल्डर रहेगा उसमें सेव करना है डेट वाइज। तो हर रोज सेव किया, आपका जो लास्ट डेट रहेगा वो आपका फाइनल जो भी आपका टास्क है वो उस फोल्डर में होगा। मान लीजिए वो फाइनल हो गया, तो वो अगर आप किसको भेज रहे हैं तो ये वो जाएगा आउट में, आउट फोल्डर में। वो आउट फोल्डर में कौन कौन रह सकता है, सबसे पहले एक तरह इंटरनल रह सकता है कि आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को दे रहे हैं डिजाइन से, या एक तो टूल डेवलपमेंट के लिए दे रहे, फिक्सर डेवलपमेंट के लिए, जिग डेवलपमेंट के लिए, या रिलेशंस गेज डेवलपमेंट के लिए दे रहे, तो वो आउट में आ सकता है। उनको आपको क्या देना है, स्टेप फाइल ही देना है। और जिस दिन आप दे रहे डाटा तो उसको डेट और किसको दे रहे वो मेंशन करना है। तो ये सभी डाटा रहेगा आउट फोल्डर में। इन प्रोसेस में डे टू डे आप काम करोगे। दूसरा रहेगा ECM, कि आपने नंबर ऑफ रिविजन्स कितनी आई है, कब आई है ये रिवीजन, बिटवीन द डिजाइनिंग इंक्वायरी जो आई आपको फिजिबिलिटी चेकिंग के लिए, वहां से लेके गो हेड और आप अभी तक डिजाइन में ही है पार्ट, उसके बिटवीन जो भी इश्यूज आएंगी वो इसी में होंगी। जो भी चेंज आएगी, मॉडिफिकेशंस आएंगी, इंजीनियरिंग चेंज नोट। और मान लीजिए कि आपका एक पुराना प्रोजेक्ट है, बिफोर 1 ईयर और 2 ईयर अभी इम्प्लीमेंटेड है, अभी उसका प्रोडक्शन चालू है ऑन शॉप फ्लोर, फिर भी अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस आ गया है तो वो मॉडिफिकेशंस करके आपको इसी फोल्डर में मेंटेन करना है। दूसरा है टूलिंग के लिए। तो टूलिंग के लिए आप मान लीजिए आपका प्रेस पार्ट है तो प्रेस टूल के लिए डाटा जाएगा, और अपना प्लास्टिक पार्ट है तो इंजेक्शन मोल्डिंग के लिए डाटा जाएगा। तो वो डाटा आपने जैसे ही दिया है हर एक रिवीजन का, हर एक मॉडिफिकेशन का, तो वो वैसे आप मेंटेन करना है इसमें। इसमें दूसरा क्या हो सकता है, ये सभी हम जो फोल्डर देख रहे हैं, जैसे पहले फोल्डर में मैंने बोला आपको कि इतना सारा रह सकता है, तो दूसरे में आप जो देते हैं, तीसरे में इन प्रोसेस जो आप काम कर रहे हैं, CN में जो मॉडिफिकेशन आएंगे वो। वैसे टूलिंग में क्या रह सकता है, एक तो आप जब डाटा दे रहे हो वो, अभी मान लीजिए आपके 3 ही डिपार्टमेंट्स उसको एक्सेसिबल है ये सभी डाटा, तो एक इंजीनियरिंग, एक कैड डिजाइनर रहेगा वो डाटा मेंशन करेगा, एक डिजाइन का, दूसरा डेवलपमेंट का, तीसरा रहेगा टूलिंग का। तो टूलिंग का इसमें डाटा क्या रह सकता है कि मोल्ड फ्लो एनालिसिस रह सकता है, या मोल्ड का डिजाइन रह सकता है, मोल्ड का 2D रह सकता है, या कोई कॉम्प्लिकेटेशन चीजें है तो उसका प्रेजेंटेशन रह सकता है मोल्ड रिलेटेड। तो ये होगा। 6th वन है बेंचमार्किंग और रेफरेंसेस। जब भी आपको ये इनपुट आएगा उसके साथ ही आपको बेंचमार्किंग डिफाइन होंगी। अगर कस्टमर का कंसेप्ट है तो कस्टमर दे देगा आपको पूरा, अगर आप कस्टमर को आपका डिजाइन दे रहे हैं तो आपको एक बेंचमार्किंग का पूरा डाटा आपके पास होना चाहिए। आपके पास कुछ रेफरेंसेस होने चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ केस स्टडीज, या कुछ बैक हिस्ट्री का प्रेजेंटेशन वो रहना चाहिए। उसमें कुछ भी रह सकता है,
कि आपका केस पेपर रह सकता है, स्टडी पेपर रह सकते हैं, पीपीटी रह सकता है, पार्ट की इमेजेस रह सकती है, रफ सेक्शंस रह सकते हैं, एक रफ डिस्कशंस की एमओएम रह सकते हैं, कुछ भी रह सकता है। तो वो डाटा आपको सब भी बेंचमार्किंग में रखना है। बाद में है आपका मटेरियल्स के डिटेल्स। इसमें क्या रह सकता है आपका कि मटेरियल की टेक्निकल डाटा शीट रह सकती है, या मटेरियल की प्रोसेसिंग अगर मान लीजिए कि कुछ अलग है। अभी अपना रेगुलर ग्रैन्युअल का इंजेक्शन मोल्डिंग रहता है, वैसे अपना एलएफटी रहता है, लॉन्ग फाइबर की भी हम मोल्डिंग करते हैं, तो उसका प्रोसेसिंग थोड़ा अलग रहता है। तो उसके हिसाब से मटेरियल की सभी डिटेल होनी चाहिए। या मटेरियल की अगर बाद में टेस्टिंग है पार्ट के ऊपर, तो उसके डिटेल्स, उसके स्टैंडर्ड। अभी मान लीजिए आपका मेटल का पार्ट है, तो उसका कोरोजन रेजिस्टेंस टेस्ट रहता है, जैसे कि साल्ट प्रेस टेस्ट रहता है। अगर आपका प्लास्टिक का पार्ट है तो यूवी रेजिस्टेंस टेस्ट रहता है, या स्टेबिलाईजर टेस्ट रहता है। तो वो सभी टेस्ट की भी डिटेल होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद स्टैंडर्ड्स और स्पेसिफिकेशंस रहते हैं, जैसे कि अभी ऑटोमोटिव में पीएस स्टैंडर्ड्स है, कुछ गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स रहते हैं, तो वो आपको पास करने ही है। तो वो स्टैंडर्ड्स आपको डिज़ाइन में ही पता होते हैं, और वो आगे जाके सभी टेस्ट होने वाली रहती है। तो वो टेस्ट के हिसाब से आपको स्टैंडर्ड्स लेके रखना है, कस्टमर से चाहिए तो कस्टमर से, या जो इंटरनली है वो, लेकिन वो प्रोजेक्ट वाइज उसी फोल्डर में होनी चाहिए। बाद में जैसे मैंने बोला कि एपीक्यू की डॉक्यूमेंट, तो एपीक्यू के डॉक्यूमेंट्स में नंबर ऑफ चीज़ें रहेंगी, जैसे कि फिजिबिलिटी है, पार्ट का बॉम है, सप्लायर कौन है, थिंग्स गो रॉन्ग, थिंग्स गो राइट, ईसीएंस है उसमें भी, उसमें नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, तो वो हम बाद में देखेंगे। तो इस तरह से आपको सभी डाटा मेंटेन करना है। इसमें डाटा मतलब क्या क्या है, पीडीएफ फाइल हो सकती है, क्या डाटा हो सकता है, या प्रेजेंटेशन हो सकता है, या स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, share and subscribe my channel. Thank you.